Hello everyone, welcome back. We were on duration of Panchayat. So let's start from here. In clause 1, article 243E, clause 1, every Panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. कोई भी पंचायत जिसका इलेक्शन होके आती है वो उसकी 5 साल के लिए रहेगी, ठीक है, इसमें यही लिखा है। उससे पहले अगर कोई लॉ की वजह से वो डिज़ोल्व नहीं की जाती तो वो रहेगी 5 साल हमारी पंचायत। क्लॉज 2 है, नो अमेंडमेंट्स ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत एट एनी लेवल which is functioning immediately before such amendment till the expiration of its duration specified in clause 1। वही दे रखा है कि वो कोई भी ऐसा लॉ बनता है कि डिज़ोल्व हो तो वो जो पीरियड स्पेसिफाई कर रखा है 5 साल, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई लॉ आया कि पंचायत हटेंगी, कोई भी लॉ जिससे कि पंचायत का डिज़ोल्यूशन हो रहा हो तो वो 5 साल से पहले नहीं होगा। क्लॉज 3, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शैल बी कम्प्लीटेड। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था, इसमें वही सब बता रखा होगा कि अगर बीच में पंचायत डिज़ोल्व हो जाती है तो क्या होगा एंड ऑल कंडीशंस बता रखे हैं। लेट्स रीड इट फर्स्टली, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, यानी 5 साल से पहले पंचायत के चुनाव। अगर क्वेश्चन आता है सीडीएस में कि पंचायत के चुनाव कब होंगे, पंचायत का समय पूरा होने के बाद 5 साल से पहले, कुछ भी कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो हमेशा याद रखना बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 और बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, यानी कि 5 साल के बाद भी हम चुनाव करवा सकते हैं। समझ रहे हो, अगर वो 5 साल में डिज़ोल्व हुई है तो हम उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि चुनाव किए जा सकते हैं बिफोर 6 months, ठीक है। पंचायत कभी भी डिज़ोल्व होती है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए, ठीक है। Provided that where the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued is less than 6 months, it shall not be necessary। अगर अब पता है कि 6 महीने बाद 6 महीने से कम टाइम रहता है, मान लो कोई पंचायत डिज़ोल्व हो गई, 4 महीने रहते थे, पूरे स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं पंचायत के, 4 महीने रहते थे, एक पंचायत डिज़ोल्व होगी तो फिर 6 महीने का तो टाइम है ना अपने पास मिनिमम करवाने का, तो हम सभी के साथ करवा लेंगे। हाँ, ये है कि उसकी पीरियड 1 साल के लिए रहती थी तो चुनाव करवाने पड़ेंगे विद इन 6 months। तो और जो बचे हुए रिमाइंडर, मान लो 2 महीने बाद चुनाव हुए, जैसे आज फॉर एग्जांपल अभी जुलाई है और पंचायत के चुनाव होने नेक्स्ट ईयर जुलाई में, और आज कोई पंचायत डिज़ोल्व हो गई तो हम 2 महीने बाद चुनाव करवाते हैं। फॉर एग्जांपल सितंबर में करवाए तो नेक्स्ट ईयर जुलाई तक रहेगी, दिसंबर में करवाए तो भी नेक्स्ट ईयर जुलाई तक रहेगी, बट बिफोर दिसंबर वो चुनाव होने चाहिए। क्लॉज 4, a panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued under clause 1 had it not been so dissolved। इसमें ये बता रखा है कि वो जो रिमाइंडर पीरियड है, जो डिज़ोल्व पंचायत जितने दिन रहने वाली थी, जो पंचायत गई, जो पंचायत डिज़ोल्व हो गई, वो जितने दिन रहने वाली थी ना न्यूली इलेक्टेड, उतने ही टाइम तक रहेगी बस। ये हो गया हमारा क्लॉज 4, राइट। ये क्लॉज 3 है, क्लॉज 2। Let's move on to the next piece. Article 243 of disqualification for membership. A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the panchayat। तो इसमें सब क्लॉज ए दे रखा है, सब क्लॉज ए में देखते हैं क्या बता रखा है। इफ़ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, provided that no person shall be disqualified on the ground he is less than 25 years of age if he has attained the age of 21 years। So it is very important, पंचायत के लिए, पंचायत के इलेक्शंस के लिए कितनी एज चाहिए मिनिमम, इट इज़ क्लियरली रिटन है 21 ईयर्स। ओके, याद रखना इसको, 21 ईयर्स इज़ इम्पोर्टेंट, 21 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। तो इसमें इसने बताया है कि वो अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, हमने पढ़ी है ना स्टेट लेजिस्लेचर की क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, तो वो सारी डिस्क्वालिफिकेशन उस पर्सन पे लगेंगी। अगर वो वहाँ क्वालिफाई नहीं हो रहा तो वो यहाँ भी नहीं होगा, बस एक एज का डिफरेंस है 21 ईयर्स। इसके अलावा और क्या दे रखा है, सब क्लोज भी देखते हैं। इफ़ इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ने कोई पंचायत के लिए चुनाव बनाया, जैसे हरियाणा में 10th पास होना चाहिए मिनिमम सरपंच के चुनाव के लिए, तो जो 10th पास नहीं है वो डिस्क्वालीफाई हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया है।
Clause 2 देखा, if any question arises as to whether a member of the panchayat has become subject to any disqualification mentioned in clause 1, the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the legislature of the state may by law provide. तो अब अगर हमें जानना है कि कोई पर्सन, जैसे इसमें क्लॉज 1 यानी कोई पर्सन लेजिस्लेचर के लिए डिस्क्वालीफाइड है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, ये जानना है कि वो लड़ सकता है या नहीं, तो इसके लिए अथॉरिटी बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर, हम उसके पास जाएंगे, वो बताएगी वो डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 243 देखते हैं, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। Subject to the provision of this constitution, the legislature of a state may by law endow the panchayat with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, and such law may contain the responsibility upon panchayat at the appropriate level subject to such conditions for the preparation of plans for economic development and social justice। तो इसमें ये बताया कि जैसे स्टेट लेजिस्लेचर को जैसे उनको पावर देनी हो, जैसे उन्हें लगता है कि ये पावर दे के उन्हें थोड़ा मतलब पर्पज़ क्या है हमारा पावर देने का, कि उन्हें इतना पावरफुल बना दिया जाए कि वो एटलीस्ट अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, सोशल जस्टिस कर सकें। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस मे बी इंटरेस्टेड टू दैम इंक्लूडिंग दोज इन रिलेशन टू द मैटर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। तो जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, कोई हमें अप्लाई करवानी है विलेजेस में, तो उनको इतनी पावर दी जाए ताकि वो खुद से ये सब चीज़ें कर सके, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, सोशल जस्टिस हो सके और स्कीम्स वगैरह उनको इम्प्लीमेंट कर सके। लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल 243H, पावर्स टू इम्पोज टैक्स एंड फंड्स टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत्स। तो अब एक सिंपल सी चीज़ है, अब पंचायत क्या है, एक सेल्फ इंस्टीट्यूशन है, एक छोटा सा मिनी गवर्नमेंट बोल सकते हैं गांव में। तो गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द पंचायत आज कहाँ डिपेंडेंट है, स्टेट पे डिपेंडेंट है फंड्स के लिए। वो अपना लेके कटोरा पहुंच जाते हैं कि हमें पैसा दो छोटे छोटे कामों के लिए, क्योंकि हमारे पंचायत के पास फ़ंड रेज़ करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना उन्हें पता कि फ़ंड रेज़ कैसे होगा, टैक्सेस वगैरह लगाने की कुछ खास पावर है नहीं इन लोगों के पास। और किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी सेल्फ इंस्टीट्यूशंस को फंक्शन करने के लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है कि उनको पैसे कैसे दिए जाए, मतलब कैसे उनको इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, समझ रहे हो। एक और फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, let's read it. Legislature of a state may by law authorize a panchayat to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits। ये मतलब कि वो टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। Assign to panchayat such taxes, duties, toll and fees levied and collected by the state government for such purpose and subject to such conditions and limits। सी में दे रखा है, प्रोवाइड फॉर मेकिंग सच ग्रांटिनेट्स टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। यही सबसे बड़ा हमारे जो पंचायत है उनका फंड रेजिंग है, यहाँ से आता है हमारा सारा पैसा पंचायत का, मोस्ट ऑफ द पैसा। अभी मुझे नहीं पता हर एक विलेज में ऐसा सिस्टम हुआ है नहीं, पर अभी इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक नया चीज़ करने लगे हैं। जैसे जो भी गाँव में पंचायत की भूमि होती है ना, पहले क्या होता था, पंचायत की भूमि पे कोई ध्यान नहीं था। अभी सरकार ने क्या किया कि पंचायत की भूमि को सारा इकट्ठा देखा गया कि कहाँ कितनी है, और अब उस जो ज़मीन है पंचायत की उसकी बोली लगती है। जैसे मुझे 1 साल के लिए उस ज़मीन को लेके बुआई करनी है तो उसकी बोली लगती है, उससे फंड रेज होता है, उस फंड रेज से पंचायत अपने विकास का काम कर सकती है। लाइक अच्छा खासा अगर आपकी पंचायत की जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 30 एकड़ के आसपास ज़मीन है अगर गाँव में, तो आप अच्छा खासा फंड रेज कर सकते हैं उससे 1 साल के लिए। वो 1 साल के लिए किराए पे देते हैं उस ज़मीन को बुआई करने के लिए, कोई भी पर्पज़ आपको जो करना हो, पर वो किराए पे देते हैं। पूरे गांव में उसकी बोली लगती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इट इज़ ओके, days left। Provided for constitution of such funds for the crediting all received respectively by or behalf of panchayat and also for withdrawal of such money therefrom,
इसमें कुछ नहीं है, बस ये बता रखा है कि फ़ंड क्रिएट होना चाहिए, कैसे उनका पैसा आएगा जाएगा वो सब चीज़ों के लिए। आर्टिकल 243I कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने शायद ऑलरेडी बताया होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। हर एक स्टेट के पास अपना फाइनेंशियल कमीशन है, अपना फाइनेंस कमीशन है, प्लस में एक इलेक्शन कमीशन है जो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए है, म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन प्लस पंचायत इलेक्शन। वो इनके इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन है स्टेट का वो तो इनके इलेक्शन करवाता है, और जो फाइनेंस कमीशन है वो इनका सब ग्रांट इन एड वगैरह, जो अपना नेशनल जो अपना यूनियन का फाइनेंस कमीशन है वो काम करता है ना, एग्जैक्टली वही स्टेट्स में करता है। उसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो अभी पढ़ेंगे अच्छे से। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, कैसे क्या कितने साल के लिए रहेगा, तो ये लगभग इसकी चीज़ें एज़ पर यूनियन वाले के अकॉर्डिंग ही सेम है। ठीक है, लेट्स रीड इट। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट shall, as soon as may be within 1 year from the commencement of the Constitution, 73rd Amendment Act, 73वें संशोधन से आया था 1992 में पंचायती राज, and thereafter at the expiration of every 5th year constitute a finance commission to review the financial position of the panchayat and to make recommendation to the governor। तो गवर्नर जो है हमारा फाइनेंस कमीशन बनाएगा और हर 5 साल बाद बनाएगा। ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा है कि हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन बनेगा। तो इसमें क्या क्या है वो पढ़ते हैं। क्लॉज ए, सब क्लॉज ए। द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्या होता है ना, जो नेशनल जो अपना फाइनेंस कमीशन है ना वो भी यही करता है। वो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में टैक्सेस बांटता है। ये क्या करेगा, स्टेट और पंचायत के बीच में बांटेगा। स्टेट का फाइनेंस कमीशन स्टेट और पंचायत के बीच में बांटेगा, नेशनल वाला अपना जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके और सेंटर और स्टेट्स के बीच में बांटता है। ठीक है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस, duties, tolls, fees leviable by the state which may be divided between them under this part, and the allocation between these panchayats at all level of their respective shares of such proceeds. The determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the panchayats, the grant in aids of the panchayat from the consolidated fund of the state, the measure need to improve the financial position of the panchayat, any other matter reformed to the finance commission by the governor in the interest of sound finance of the panchayat। तो इसमें आपने समझ ही लिया होगा, इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं, सिंपल ये है कि उसके बीच में बांटेगा, टैक्सेस वगैरह कैसे लगेंगे, कैसे वो पैसा आएगा वो बटेगा, और जो मतलब क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए पंचायत की, तो ये सब मेजर्स। और कोई भी गवर्नर जो पंचायत का साउंड फाइनेंस यानी कि पंचायत का जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है उसको अचीव करने में क्या क्या चीज़ें, लाइक पंचायत का फाइनेंस अच्छा है उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाएँ। गवर्नर कोई मैटर देता है तो उसको देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली पढ़ सकते हैं। क्लॉज 2, the legislature of a state may by law provide for the composition of the commission, the qualification which shall be requisite for appointment as members thereof and the manners in which they shall be elected। तो इसमें हमें जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की सारी पावर किसके साथ रोक दी गई हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। अगर क्वेश्चन आए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और ये सब कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन या प्रेसिडेंट, तो क्या आंसर आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्लियरली मेंशन है द स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें कितने क्या मेंबर्स होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन सब ये करेगा। हाँ, उसको अपॉइंट वो करता है गवर्नर, नो डाउट, हर 5 साल बाद कॉन्स्टिट्यूट वही करता है, लेकिन ये सब डिसाइड क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब स्टेट लेजिस्लेचर करेगी। ठीक है, ध्यान रखना गवर्नर क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ अच्छे से देखना, ये चीज़ का डिफ्रेंशिएट करना कि स्टेट लेजिस्लेचर जैसे यूनियन में क्या होगा, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, और यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन की जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या कर रही है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, या ध्यान से समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऐसे स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में से। द कमीशन शैल डिटरमाइन द प्रोसीजर एंड शैल हैव सच पावर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ कन्फर्ट ऑन दैम।
सिंपल है, कुछ भी नहीं है. द गवर्नर शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन अंडर दिस आर्टिकल टुगेदर विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू टेकन देयर ऑफ बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. तो यानी कि जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होगी वो किसको सौंपी जाएगी? गवर्नर को. और गवर्नर क्या करेगा उस रिपोर्ट का? उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा. ये दिमाग में रखना. फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट पंचायत वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब चीज़ों की रिपोर्ट बना के गवर्नर को देगा और गवर्नर वो रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा. So let's move on to the next. It is Article 243J. Audit of accounts of Panchayat. The legislature of a state may by law provision with respect to the maintenance of account by the Panchayat and the auditing of such account. तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर देखेगी कि कौन इनके अकाउंट ऑडिट करेगा. ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CDS में एक बार एक क्वेश्चन आया था. जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है. ऑटोनोमस जैसे स्टेट है ना, उसके अंदर कुछ एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कुछ एक स्टेट्स के अंदर है. उनकी जो फाइनेंस ऑडिटिंग है ना वो अपना कैग करता है. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनकी ऑडिटिंग करता है. पर पंचायत के ऑडिटिंग का पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास. पर जो भी वो जिसको भी अपॉइंट करेंगे उसके पास रहेगी. ठीक है. और हमारी स्टेट्स का और इसका सेंटर का ऑडिटिंग कौन करता है? कैग करता है. हमेशा याद रखना ये सब कैग करता है. पंचायत का स्टेट लेजिस्लेचर देखेगी कौन करेगा, पर स्टेट लेजिस्लेचर प्लस पार्लियामेंट प्लस हमारी जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उन सब की ऑडिटिंग कौन करता है? हमारा कैग करता है. आर्टिकल 243K इलेक्शन ऑफ द पंचायत्स लिख देता हूँ. और वैसे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पंचायत म्यूनसिपलिटी के बाद, उसमें सारे हम वो बॉडीज़ देखेंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, लाइक कैग, अटॉर्नी जनरल, कमीशंस हैं, OBC SC ST के, फाइनेंस कमीशन हो गया अपना, और जो भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें होंगी. हम सारे 1 बाय 1 अपना UPSC, अपना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, सब के बारे में जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं. इससे नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ रहे हम इलेक्शन ऑफ द पंचायत. थोड़ा देखते हैं. क्लॉज 1. द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्शन फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. तो अब मैं जो कह रहा था ना कि स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होगा, इसमें आगे ना जी करिएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, और एक इसका इलेक्शन कमिश्नर होगा. इन्होंने दोनों चीज़ साथ दे दी है. ठीक है. स्टेट का अपना एक इलेक्शन कमीशन होगा और उसका इलेक्शन कमिश्नर भी होगा. ऑलराइट, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो वो करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन. Clause 2. Subject to the provision of any law made by the Parliament of a state, the condition of service of tenure of the office State Election Commission shall be made such as the governor may by rule determine. तो उसका सर्विस, टेन्योर ऑफ ऑफिस, वो सब कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नर. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का सब कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नर. ध्यान रखना है ये चीज़. इन द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर provided that the state election commissioner shall not be removed from his office except in a manner like grounds as a judge of high court, and the condition of service of the state election commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment. ये चीज़ इम्पोर्टेंट है थोड़ी, कि जो जैसे अपना जो उसमें है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा? एज़ पर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा? एज़ पर द जज ऑफ हाई कोर्ट. तो दोनों ध्यान रखना, जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट हटता है वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर हटेगा, और जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हटता है वैसे ही अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा. ठीक है. इनका आपस में सेम है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें कुछ है नहीं इतना. Let's move on to the next page. The governor of a state shall, when so requested by the state election commission, make available to the state election commission such staff as may be necessary for the discharge of function
conferred on the State Election Commission by Clause 1. चुनाव वगैरह करवाने के लिए उन्हें जो जैसा स्टाफ चाहिए, जैसे जो मदद चाहिए, वो सब मदद उनकी गवर्नर करेगा. Subject to the provision of this constitution, the legislature of a state may by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with the elections to the panchayat. तो elections to the panchayat के सारी पावर किसके हाथ में? State legislature के हाथ में. Let's move on to the next article, which is our article 243L. Okay. I hope सब समझ आ रहा होगा, बोरिंग भी नहीं होगा, ये सब अच्छा लग रहा है अभी तो. Let's read it. Article 243L. The provision of this. अब इसमें क्या होगा, हम इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन होंगे इससे नेक्स्ट वाला आर्टिकल में. आई थिंक कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है. इस बार CDS में ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से में कौन से स्टेट का था, ऐसे कुछ करके था, कौन से स्टेट में जो पंचायत नहीं बनती, ऐसे कुछ था क्वेश्चन. तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना. ठीक है. The provision of this part shall apply to the union territories and shall, in their application to a union territory, have effect as if the reference to the governor of a state were reference to the administrator of the union territory appointed under Article 239, and references to the legislature of the Legislative Assembly of a state were references in relation to the union territory having a legislative assembly to that of legislative assembly. मैं सिंपली हिंदी में बताता हूँ. ये कुछ उसने बोल रखा है, क्या बोल रही है कि जहाँ पे अब तक हम बता रहे थे ना, गवर्नर कह रहे थे, वहाँ पे तो जो यूटी का गवर्नर जनरल है उसके लिए रेफरेंस है. जो ही हम यूटी के बारे में पंचायत का पढ़ेंगे तो गवर्नर की जगह कौन ले लेगा? गवर्नर जनरल. और स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि स्टेट लेजिस्लेचर काम करेगी, वहाँ यूटी की स्टेट लेजिस्लेचर. अगर यूटी की स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो वो काम कौन करेगा? वो काम गवर्नर जनरल. वो गवर्नर का भी काम करेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर का भी काम करेगा, अगर किसी यूटी की स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो. और अब कौन से यूटी की स्टेट लेजिस्लेचर है? स्टेट लेजिस्लेचर है जम्मू कश्मीर की. यूटी की स्टेट लेजिस्लेचर कह रहा हूँ, लेजिस्लेचर, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, लेजिस्लेचर. तो कौन से यूटी की लेजिस्लेचर है? जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर होगी, वो अभी एक यूटी है. और जो अपनी पुडुचेरी है उसकी भी एक लेजिस्लेचर है, और दिल्ली की लेजिस्लेचर है. 3 यूटीज़ के पास लेजिस्लेचर है, बाकी सभी में लेजिस्लेचर नहीं है. Provided that the President may by public notification direct the provision of this part shall apply to the any union territory or part thereof, subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification. तो ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट जो है बाय नोटिफिकेशन बता सकता है कि इस एक्सेप्शन के साथ इस यूटी में लगेगा या इस यूटी की इस जगह में ऐसे कुछ लगेगा. मतलब प्रेजेंट जैसे चाहे जो मॉडिफिकेशन करना चाहे, चीज़ें ऐड करके या कम करके, वो लगा सकता है किसी यूटी में. आर्टिकल 243 में इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको ध्यान से करना है. इसमें जो आएंगे वो बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. Nothing in this part shall apply to the scheduled areas referred in clause 1 and tribal areas referred in clause 2 of article 244. तो आर्टिकल जो 244 होगा उसके जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं इन क्लॉज 1 एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं इन क्लॉज 2, उसमें अप्लाई नहीं होगा. अब आर्टिकल 244 क्या है हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे. ठीक है. वैसे मैं आपको आर्टिकल 244 एक बार बता देता हूँ, इसमें क्या कुछ दे रखा है. आई हैव टू चेक इट. ओके, सो आर्टिकल 244 में शेड्यूल्ड एरियाज़ इन ट्राइबल्स एरिया बता रखे हैं. क्लॉज 1 में कौन से शेड्यूल एरिया है मैं पढ़ रहा हूँ. द प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर देन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो हम बाद में पढ़ेंगे इसको, वो एक अलग ही पूरी चीज़ है सारा. Let's come back here. Nothing in this part shall apply to the state of Nagaland, Meghalaya and Mizoram. ये ध्यान रहे, आगे ना पूरा ये पूरा पार्ट जो पंचायत वाला है ये नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय अप्लाई ही नहीं होगा इन 3 स्टेट्स में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बिल्कुल एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है. ठीक है, ये कहाँ नहीं लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट है the hills areas in the states of Manipur for which district council exists under for the time being in force. मणिपुर के उन हिस्सों में जहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है. ठीक है, क्लॉज 3 में दे रखा है.
Nothing in this part relating to the panchayat at the district level shall apply to the hill areas of the district level of Darjeeling in the state of West Bengal, for which Darjeeling Gorkha Council exists under a law for the time being in force. तो हमने पढ़ा था पंचायत 3 लेवल पे हैं, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है इसमें विलेज का और इंटरमीडिएट का मेंशन नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि विलेज और इंटरमीडिएट में भी लगते होंगे, पर डिस्ट्रिक्ट नहीं लगेगी। डिस्ट्रिक्ट की जगह क्या लगेगी वहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट गोरखा काउंसिल, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, ये एग्जिस्ट करेगी। और हमने इंटरमीडिएट का भी एक रूल पढ़ा था ना कि किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है तो उसमें इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल वाली पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 20 लाख से किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरा पढ़ रहा हूँ मैं। नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू अफेक्ट द फंक्शन एंड पावर ऑफ द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट अंडर सच लॉ, कि मतलब इस पार्ट का कोई भी प्रोविज़न उनकी जो पावर को ना इफेक्ट नहीं करना चाहिए, वो अपने तरीके से ही काम करेंगे। तो क्लॉज 3 ये पढ़ते हैं। नथिंग इन आर्टिकल 243D रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल्ड shall apply to the state of अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्टेट ऑफ जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें शेड्यूल कास्ट का जो वो था ना कि उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन होगी, उनकी वुमेंस को भी 1/3 रिजर्वेशन होगी उनके कोटे में, ठीक है। तो वो सब अरुणाचल प्रदेश पे अप्लाई नहीं करेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से रखना याद। Notwithstanding anything in this constitution, the legislature of a state referred to in subclause A of clause 2 by law extended this part to the state except the areas if any referred to in clause 1 if the legislative assembly of that state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the member of the present and voting। तो इसमें बोला है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है रेफर टू इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2, तो हमें क्लॉज 2 देखना पड़ेगा पहले। तो हम एक बार मूव बैक करते हैं, क्लॉज 2 देखते हैं और उसका सब क्या क्या एक बार देख लेते हैं। सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2, तो सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2 दे रखा है स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिज़ोरम, ठीक है। तो जो स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिज़ोरम है ना, ये रहा क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए। तो इसने दे रखा है कि इनकी अगर स्टेट लेजिस्लेचर more than 50% and extend this part to that state except areas if any referred in clause 1। जो क्लॉज 1 में दे रखा है ना उसको तो नहीं करेंगे, उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बट सब क्लॉज जो ए में दे रखा है क्लॉज 2 के, क्लॉज 1 वाले पार्ट्स को ये इफेक्ट नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 244 में हम पढ़ेंगे कौन से वो पार्ट हैं जहाँ इसके इस प्रोविज़न अप्लाई नहीं होते पंचायत के। पर अभी के लिए ये है कि अगर जो नागालैंड है और मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, तो इन स्टेट्स की लेजिस्लेचर अगर पास कर देती है मोर देन 50% एंड 2/3 से, तो वहाँ पे जिन जैसे किसी गांव में, पार्टिकुलर गांव में भी लगा सकती है, पूरे स्टेट में भी कर सकती है अगर वो लोग चाहें तो, ऐसा कुछ पास कर दे तो, ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, नागालैंड की कैपिटल याद है, मिज़ोरम की और मेघालय की और मिज़ोरम की, इनकी कैपिटल देखना क्या है, ठीक है। मेघालय की तो आई थिंक शिलोंग है, और बस देखना इन तीनों की कैपिटल क्या क्या है और इनके सीएम के नाम। क्लॉज बी, Parliament may by law extend the provision of this part to the scheduled area and tribal areas referred to in clause 1 subject to such a modification। इसने यही बोला है कि और
नो सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट। तो जैसे अमेंडमेंट ये पता है, इसका मैं इस लाइन का मीनिंग ही समझा देता हूँ। कहीं भी ऐसा लिखा हो ना कि नो सच लॉ बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है अंडर आर्टिकल 368। पर जब ये लिखा हो ना कि इसको अंडर आर्टिकल 368 करने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट सिंपली बाय एक लॉ सिंपली पास करके, जैसे 368 के अंडर पास करने के लिए तो कंडीशंस हैं कि इतना हाउस इतना वोटिंग करेगा, इतने प्रेजेंट हों, इतना 50% मोर देन 75। पर जहाँ ये लिखा हो ना तो इसका मतलब है कि मोर देन 50% अपना पास कर दें और उसी से काम चल जाएगा, और उसको 368 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं काउंट होगा एक, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो क्लॉज 2 का सब क्लॉज ये है, इन 3 स्टेट्स है, अगर इनमें कुछ चेंज करना है ना तो उनकी स्टेट लेजिस्लेचर ही कर देगी। बट जो क्लॉज 1 है वो नहीं कर सकते, उसके लिए कौन करेगा, पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। उसके उनमें कुछ चेंजेस करना है, उनमें अगर इसके प्रोविजंस को लागू करना है पंचायत के प्रोविजंस को, तो वो कौन करेगा, अपनी पार्लियामेंट, ठीक है। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, ये लास्ट है आई थिंक 243(9)(n). इसके बाद में भी एक और होगा, लेट्स रीड इट। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट एनी प्रोविज़न, वैसे मैंने अब तक बताया नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जैसे याद होना चाहिए कि पंचायत कौन सा पार्ट अपना, ठीक है, पता होना चाहिए कि पंचायत कौन से पार्ट में आता है, कितने पार्ट हैं, तो ये अपना इस पार्ट में आता है। ध्यान से याद रखना इस चीज़ को, सारे पार्ट याद करने हैं, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। पंचायत कौन से पार्ट में आता है, इस पार्ट में, पूरा पंचायत म्यूनसिपलिटी वगैरह आई थिंक सब इसी पार्ट में आएगा। कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन पंचायत नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट, तो इसमें मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ फटाफट इस पूरे में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि कोई भी पंचायत, जब ये अमेंडमेंट आया था इससे पहले अगर चल रही थी तो वो 1 साल के लिए चलेगी, ठीक है। अमेंडमेंट में आया हुआ था कि वो 1 साल तक, जैसे उसमें लिखा है कि ये पंचायत अब नहीं रहेंगी, ठीक है, तो वो मिनिमम 1 साल तो चलेगी चलेगी। जैसे इन्होंने मेंशन कर दिया कि जैसे कि ये पर्टिकुलर पंचायत ये विल सीज टू एग्जिस्ट, तो उस कंडीशन में भी वो मिनिमम 1 साल चलेंगी ही चलेंगी, ठीक है, वो 1 साल मिनिमम चलेंगी ही चलेंगी। अगर उन्होंने उस पंचायत को, और एक सेकंड चीज़ देखते हैं, ठीक है, अब मान लो उन्होंने पंचायत मेंशन नहीं की, उन्होंने लॉ बना दिया, तो फिर अगर पंचायत मेंशन नहीं कर रखी तो उस कंडीशन में वो पंचायत जितने टाइम के लिए चलनी है, फॉर एग्जांपल किसी पंचायत की वैलिडिटी रहती है 4 साल, तो वो 4 साल रहेगी। पंचायत अगर उसके बारे में मेंशन नहीं कर रखा कि वो कितने साल रहेगी, तो वो अपना जो स्पेसिफिक टाइम है उसका ख़त्म होने तक तब तक रहेगी। अगर मेंशन कर दिया उस कंडीशन में भी मिनिमम 1 ईयर रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। इसमें पूरे में यही बता रखा है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, notwithstanding anything in the constitution, the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or allotment of seats to such constituencies made or purporting to under article 243 case shall not be called in any question। तो कोर्ट में उस पर केस नहीं लगेगा डेलिमिनेशन को लेके, हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता है हमें। नो इलेक्शन टू एनी पंचायत शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पेटिशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी, ये हमें पता है कि मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर्पज से, पेपर में एग्ज़ाम पर्पज से। तो अपनी पंचायत कंप्लीट होगी। सो हम एक बार फटाफट देखते हैं कि पंचायत में इम्पोर्टेंट क्या क्या है। पंचायत में इम्पोर्टेंट है कि कब आया था, कौन सी कमेटी इसको लेके आई थी, मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, याद है कौन सी कमेटी लाई थी, याद नहीं है तो एक बार उसको फिर से अच्छे से याद करना, ठीक है। पता होना चाहिए कौन सी कमेटी इसको लाई थी, कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये 73rd अमेंडमेंट से आया था, कब आया था, 1992 में आया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद पंचायत कितने साल के लिए वैलिड रहती है, और इसको जो लाई थी कमेटी में एक बार फिर भी बता ही देता हूँ, बलवंत राय मेहता कमेटी लाई थी, ठीक है। कमेटियाँ काफ़ी बनी हैं बट इम्पोर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ठीक है। और इसके अलावा और इसमें क्या है, इसके अलावा इसमें
पंचायत कितने साल के लिए बनी है, कब तक वैलिड रहेगी, सरपंच इनकेस पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो उसके इलेक्शन का तरीका कितने दिन के अंदर होना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। पंचायत के मतलब पावर्स क्या है, शेड्यूल 11, जैसे शेड्यूल 11 में एक बार देख लेना कि क्या क्या पंचायत लिस्ट में आता है, ठीक है। पावर्स, फंक्शंस, ऑडिट कौन करेगा, और फाइनेंस का रिलेटेड जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें ये प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है। फिर सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अपना एग्जेम्प्टेड एरिया है कि कौन से को एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। कौन से एरियाज़ को पंचायत वाले लोग लागू नहीं होंगे, वो वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है पंचायत के लिए, ठीक है। और पंचायत के लिए एज क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ 21 साल है, ठीक है। 21 साल है पंचायत के लिए एज, ठीक है। बस यही सब है इसमें इम्पोर्टेंट। ग्राम सभा, 3 टायर सिस्टम, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, डिस्क्वालिफिकेशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पावर, फंक्शन, फाइनेंस कमीशन, ऑडिट। एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें से बस यही क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे म्यूनिसिपैलिटी और फिर करेंगे हम अपने बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़।